हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पिछली कक्षा अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और आज हम लोग पुनः से कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हिंदी में कहेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 148 से 151 यानी 148 148 से 151 तक मिलता है। तो हमने पिछली कक्षा में आपकी कक्षा को छोड़ा कहां पर था। तो पिछली कक्षा में हमने आपकी कक्षा को छोड़ा था कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के कार्य एवं शक्ति, वेतन भत्ते एवं शर्त और उसका प्रतिवेदन आज पढ़ेंगे। प्रतिवेदन का अर्थ हुआ रिपोर्ट, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना समय को व्यतीत किए हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं या आज की कक्षा शुभारंभ करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? तो आज का टॉपिक होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके अंतर्गत आज हम लोगों को देखना क्या है दोस्त। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत पहला वाला देखेंगे हम लोग कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां, फिर इसके बाद देखेंगे इसी कार्य एवं शक्ति के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिवेदन। क्या पढ़ेंगे दोस्त? प्रतिवेदन पढ़ेंगे। प्रतिवेदन किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो प्रतिवेदन का वर्णन किया गया है 151, ठीक है। प्रतिवेदन का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 151। जो आपका प्रतिवेदन रहता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, कैग का प्रतिवेदन जो है अनुच्छेद नंबर 151 में मिलेगा, इसको देखने वाले हैं। और कार्य एवं शक्ति के बाद वेतन एवं भत्ता देखेंगे। वेतन एवं भत्ते, इसको देखेंगे। वेतन एवं भत्ते के बाद एक शब्द आपको हम लोग देखेंगे क्या? तो वेतन एवं भत्ते के बाद हम लोग देखने वाले हैं, आपको बताऊंगा लेखांकन एवं लेखा परीक्षण, इसको देखेंगे। लेखांकन और लेखा परीक्षण इसी के अंतर्गत देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करूं दोस्त, आइए देखते हैं। दिखाई दे रहा है अच्छी प्रकार से? आशा करता हूं समझ में आएगी आज की कक्षा। जो आज का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होने वाला है CAG, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। तो आइए देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक एक कार्य एवं शक्ति से शुरू करेंगे और उसके अंतिम कड़ी तक जाएंगे। चलिए, तो इसके कार्य एवं शक्ति को देखने का कार्य करते हैं। आइए देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति। हो गया? चलिए दोस्त, कार्य एवं शक्ति को देखते हैं और कैग के बारे में देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। अब यहां से देखेंगे कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्ति एवं कार्य ना। तो देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्ति एवं कार्य। देखिए, जो इसकी शक्ति है और इसका जो कार्य है, किसका? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का शक्ति एवं कार्य। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शक्ति एवं कार्य, यह जो होता है इसको देख लेते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शक्ति एवं कार्य जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। लेकिन जो आपका संपरीक्षण है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, यह
कितने प्रकार के कार्यों का करता है? 2 प्रकार का कार्य करता है। कितने प्रकार का कार्य करता है दोस्त? 2 प्रकार का ही कार्य करता है। जो आपका 2 प्रकार का कार्य करता है, पहला वाला वह काम जो करता है लेखांकन का कार्य करता है। किसका काम करता है दोस्त? पहला वाला तो यह लेखांकन का कार्य करता है। किसका काम करता है दोस्त? लेखांकन का कार्य करता है। फिर दूसरा वाला किसका काम करता है? तो लेखा परीक्षण। किसका काम करता है? लेखा परीक्षण का कार्य करता है। एक होता है लेखांकन और एक होता है लेखा परीक्षण। जो आपका लेखांकन का कार्य होता है यह और लेखा परीक्षण का जो कार्य होता है यह, दोनों कार्य संघ में भी किए जाते हैं और राज्य में भी किए जाते हैं। क्योंकि जो आपका धन है, निधि है, जो निधि है यह राज्य को भी वितरित की जाती है और संघ को भी वितरित की जाती है, यानी बांटी जाती है। संघ भी खर्च करेगा और राज्य भी खर्च करेगा। यह जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह प्रत्यक्ष रूप से यह उस धन का रखवाली नहीं करता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से रखवाली करता है। बोले या कहें आप लोगों से तो जो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, यह धन के खर्च होने के बाद अपनी कार्य की प्रक्रिया को शुरू करता है। धन खर्च हो जाएगा तब अपने कार्य की प्रक्रिया को क्या करेगा? शुरू करेगा। ठीक है, देखिए जो कार्य की प्रक्रिया होती है यह संघ के लिए भी होती है और राज्य के लिए भी होती है। ठीक है, जो संघ के लिए होती है और राज्य के लिए होती है। तो देखिए यह लेखांकन और लेखा परीक्षण राज्य के लिए भी किया जाएगा और संघ के लिए भी किया जाएगा। तो जो आपका लेखांकन की प्रक्रिया है और लेखा परीक्षण की प्रक्रिया है, कैग के पास, पहली बात सुनिए, जो कैग होता है नोट पॉइंट में पहला लिख लीजिएगा कि कैग के पास, किसके पास दोस्त? कैग के पास, किसके पास? CAG, कैग के पास प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं है। कैग के पास प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं है। कैग के पास प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं है, यानी कोई भी समिति या कोई भी ठेकेदार भारत सरकार से पैसा लेकर यदि काम कर रहा है तो कैग के पास इतनी औकात नहीं है कि वह प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सके, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या संवैधानिक रूप से इसके पास बहुत ज्यादा नियंत्रण की शक्ति होती है और उसी शक्ति का प्रयोग करके वह लेखांकन भी करता है और लेखा परीक्षण भी करता है। आइए देखते हैं जो लेखांकन है और लेखा परीक्षण है। देखिए अब आपसे पूछेगा कि कैग के पास भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं है, लेकिन किसके पास है? तो एक आपका ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में कैग के पास, किसके पास? कैग के पास, ब्रिटेन में कैग के पास कैसी शक्ति है? प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति है। यहां पर कैग के पास प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं है। कहां पर? भारत में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में कैग के पास प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति रहती है। ब्रिटेन में इनका कार्यकाल भी अलग होता है, USA में भी इनका कार्यकाल अलग होता है, लेकिन जो आपका कैग है उसके पास भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं होती है। यह अपना या अपनी जांच को, अपनी प्रतिवेदन को कब शुरू करता है? तो यह अपने प्रतिवेदन को या अपनी जांच को, इधर लिखिए, यह अपनी जांच को कब शुरू करता है? जब धन खर्च हो जाता है तब। धन खर्च होने के बाद, खर्च होने के बाद, धन खर्च होने के बाद यह अपनी कैश की जांच प्रारंभ करता है। क्या करता है? धन को खर्च होने के बाद यह अपनी जांच क्या करता है दोस्त? प्रारंभ करता है। जो कैग होता है यह प्रत्यक्ष रूप से करेगा नहीं जब तक धन खर्च नहीं होगा,
जब धन खर्च हो जाएगा तब आएगा जांच करेगा। यही इसकी कार्य एवं शक्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए जो आगे है, ये जो कैग की रिपोर्ट होती है, सुनिए, जो कैग की रिपोर्ट होती है वह अनियमितता को उजागर करती है। जैसे कोई सड़क बनानी है, सड़क को बनाने में बहुत मान लीजिए 200-300 करोड़ रुपया निकला, उस 200-300 करोड़ रुपया में वह 100 या 150 करोड़ रुपया खर्च करके सड़क बनवा लिया और 150 करोड़ रुपया इधर उधर बांट दिया जो ठेकेदार है। तो वह जो पैसा बांटा उसकी जांच करने के बाद कैग उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। कैसा? अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। कैग में जो होता है और इसके कार्य जो है और बताऊंगा, लेकिन आगे देखते हैं। जो लेखा परीक्षण है, लेखांकन है और लेखा परीक्षण है। लेखांकन में यह काम क्या करता है? तो लेखांकन में यह अकाउंटिंग का काम करता है। लेखांकन में किसका काम करता है? अकाउंटिंग का काम करता है। अकाउंटिंग। लेखांकन में यह किसका काम करता है? अकाउंटिंग का काम करता है, यानी अकाउंट को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? अकाउंट को तैयार करता है। अकाउंट को क्या करता है दोस्त? तैयार करता है। यह किसको तैयार करता है? अकाउंट को तैयार। लेखांकन की शक्ति के अंतर्गत यह अकाउंट को क्या करता है? तैयार करता है। लेकिन लेखा परीक्षण में क्या करता है? तो लेखा परीक्षण में जो अकाउंट तैयार किया हुआ है, ठीक है, जो यह अकाउंट तैयार किया हुआ है, तैयार किए गए अकाउंट की जांच करता है। तैयार किए गए अकाउंट की जांच करता है। तैयार किए गए अकाउंट की जांच करता है। तैयार किए गए अकाउंट की क्या करता है? जांच करता है। लेखा परीक्षण के अंतर्गत तैयार किए गए अकाउंट की जांच की जाती है, लेकिन लेखांकन के अंतर्गत अकाउंट तैयार किया जाता है कि कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, यह केवल पूछ लिया जाएगा। पूछने के बाद यह अकाउंट बन गया। जब अकाउंट बन जाएगा तब उस पर लेखा परीक्षण का कार्य किया जाएगा। और यह जो दोनों क्रिया होती है, लेखांकन की और लेखा परीक्षण की, लेखांकन और लेखा परीक्षण की दोनों क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो लेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। सुनिए, जो अकाउंटिंग है या लेखांकन और लेखा परीक्षण, अकाउंटिंग इसे ऑडिटिंग कहते हैं, इसको अकाउंटिंग कहते हैं, इसको ऑडिटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन, ऑडिटिंग का मतलब लेखा परीक्षण। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को एक भाषा में या दोनों को जोड़कर किस नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है? लेखा परीक्षक के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है अकाउंटिंग का कार्य और ऑडिटिंग का कार्य, यानी लेखांकन का कार्य और लेखा परीक्षण का कार्य। तो सुनिए, जो संघ के लिए लेखांकन का काम होता है, देखिए लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि संघ के लिए लेखांकन का कार्य, संघ के लिए लेखांकन का कार्य CAG नहीं करता है। संघ के लिए लेखांकन का कार्य CAG नहीं करता है। किसके लिए करता है? CAG नहीं करता है, परंतु राज्य के लिए करता है। राज्य के लिए करता है। सुनिए, संघ के लिए यह अकाउंटिंग यानी लेखांकन का कार्य नहीं करता है, परंतु राज्य के लिए यह क्या करता है? अब देखिए, जो लेखा परीक्षण होता है इसमें लिखिएगा कि CAG यानी कैग, संघ एवं राज्य,
संघ एवं राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करता है। संघ एवं राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करता है। जो कैग होता है, सुनिए मेरे दोस्त, जो कैग होता है राज्य के लिए लेखांकन भी करता है, लेखा परीक्षण भी करता है। यहां पर बता दिए कि लेखांकन का कार्य सीएजी राज्य के लिए करता है, परंतु संघ के लिए नहीं करता है। जो सीएजी होता है वह संघ के लिए और राज्य के लिए दोनों लेखा परीक्षण का काम करता है। संघ के लिए भी करता है और राज्य के लिए भी लेखा परीक्षण का काम करता है। अच्छा, जो लेखा परीक्षण का कार्य करता है, ठीक है, हम तो कह गए कि लेखा परीक्षण का कार्य करता है, लेकिन संघ के लिए लेखांकन का कार्य पहले यही किया करता था जब अलग से एक व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। तब समय क्या था? तो कब तक यह संघ के लिए अकाउंटिंग का कार्य यानी लेखांकन का कार्य किया था? तो 1976 ईस्वी के बाद। सुनिए, समय क्या था? समय था 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी के बाद, किसके बाद? 1976 ईस्वी के बाद जो आपका सीएजी है, कौन? कैग। संघ के लिए 1976 ईस्वी के बाद कैग लेखांकन का कार्य, किसका कार्य? लेखांकन का कार्य नहीं करता है। लेकिन 1976 से पहले अर्थात 1975 ईस्वी तक यह लेखांकन का कार्य, इसका मतलब किया करता था। ठीक है, किया करता था, मान गए, किया करता था। तो 1976 के बाद अब संघ के लिए लेखांकन का कार्य कौन करेगा? प्रश्न उठता है, यह आलोचना होती है यह कि अब 1976 ईस्वी के बाद संघ के लिए लेखांकन का कार्य यानी अकाउंटिंग का कार्य कौन करता है? तो संघ के लिए 1976 ईस्वी के बाद एक नया बनाया गया, संघ में लेखांकन का कार्य करने के लिए एक बनाया गया, क्या? सीजीए। क्या बनाया गया? सीजीए। तो नोट में लिख लीजिएगा कि 1976 ईस्वी के बाद, किसके बाद? 1976 ईस्वी के बाद संघ के लिए अकाउंटिंग यानी लेखांकन का कार्य, संघ के लिए लेखांकन का कार्य, किसका कार्य मेरे दोस्त? संघ के लिए लेखांकन का कार्य कौन करता है? सीजीए करता है। सीजीए 1976 ईस्वी के बाद, 1976 ईस्वी के बाद कौन किसके लिए क्या करता है? तो 1976 ईस्वी के बाद संघ के लिए सीजीए लेखांकन का कार्य करता है। 1976 ईस्वी के बाद संघ के लिए लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो सीजीए करता है। इसे कहते हैं कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसे या इस सीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो होगा कंप्ट्रोलर, 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 कंप्ट्रोलर और जनरल, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ACOUNT, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी क्या होने वाली है? तो इसका हिंदी होगी लेखा नियंत्रक। इसका हिंदी क्या होगी दोस्त? लेखा नियंत्रक। संघ के लिए, सुनिए मेरे भैया, संघ के लिए अकाउंटिंग का कार्य 1976 ईस्वी के बाद लेखांकन का कार्य कौन करता है? सीजीए कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे कहते हैं लेखा नियंत्रक। इस अधिकारी का नाम क्या है? लेखा नियंत्रक। जो आपका लेखा नियंत्रक अधिकारी है, यह
संघ के लिए 1976 ईस्वी के बाद क्या करता है, अकाउंटिंग यानी लेखांकन का कार्य करता है। परंतु CAG 1975 ईस्वी तक किया करता था और 1976 ईस्वी में इस CAG को अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया गया। और जब मुक्त किया गया तो एक नए अधिकारी की स्थापना की गई 1976 ईस्वी में। उस बंदा का नाम रखा गया CGA, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलेंगे लेखा नियंत्रक। जो लेखा नियंत्रक होता है यह क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है कि लेखांकन करता है, तो केवल लेखांकन का कार्य करता है। किसके लिए लेखांकन का कार्य करता है, तो केवल संघ के लिए लेखांकन का कार्य करता है। आशा करता हूं कि यह समझ में आया हो। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट बनाइए। अब बताऊंगा कि किसकी जो आपका लेखांकन और लेखा परीक्षण किया जाता है। अब कहेंगे कि हमको चलना है गाजीपुर। काहे गाजीपुर चलना है, काहे गाजीपुर चलना है, ई बतिया जानना है। अरे भैया ये करेगा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग यानी लेखांकन भी करेगा, लेखा परीक्षण भी करेगा, लेकिन काहे करेगा, किसका करेगा, दो प्रश्न, तो किसका करेगा। अब इसका उत्तर देने जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। हो गया, चलिए देख लेते हैं। हो गया दोस्त, देखिए हम क्या कहें कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें क्या था, देख रहे हैं लेखा परीक्षक। क्या देख रहे हैं, लेखा परीक्षक। इस लेखा परीक्षक के अंतर्गत क्या किया जाता है, लेखा परीक्षक के अंतर्गत दो प्रकार का काम किया जाता है। पहला वाला अकाउंटिंग, दूसरा वाला ऑडिटिंग यानी लेखांकन और लेखा परीक्षण। यही ना बता रहे थे, लेखांकन और लेखा परीक्षण। देखिए जो आपका लेखांकन और लेखा परीक्षण होता है, इसको बहुत समझना आसान। इसको हम बता ही दिए, जो अकाउंट तैयार करता है लेखांकन या अकाउंटिंग, और जो ऑडिटिंग करता है अकाउंट की तैयार किए गए अकाउंट की जांच करना, वो क्या कहलाता है, लेखा परीक्षण। आइए देख लेते हैं अभी किसका लेखा परीक्षण करेगा। ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा आप लोगों से कि यह किसका लेखा परीक्षण करेगा, तो ध्यान से सुनिए। यह हम बताए हैं कि धन खर्च होने के बाद यह अपनी प्रक्रिया को क्या करता है, शुरू। धन को इस संविधान में निधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, निधि। तो निधि एक प्रकार की नहीं होती है, कितने प्रकार की होती है, 3। तो जब एक आदमी रहता है तो वह एक वचन, लेकिन एक से अधिक हो जाता है तो बहुवचन हिसाब से। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं जो आपकी निधियां होती हैं, जो आपकी निधियां होती हैं। ठीक है, इस निधि से निकाला जाएगा धन, और इसी धन की क्या होती है, जांच। तो देख लेते हैं कि निधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो निधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार। पहला वाला आपको मिलेगा आकस्मिक निधि। पहला वाला आकस्मिक निधि, पहला वाला मिलने वाला है आपका आकस्मिक निधि। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा संचित निधि। दूसरा वाला क्या मिलेगा, संचित निधि। इसके बाद आपको एक मिलेगी जिसका नाम है लोक, इसको कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लोक निधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लोक निधि। ठीक है, लोक निधि। यह जो आपकी निधि है, इन निधि से क्या निकाला जाएगा, तीनों निधि से धन निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, धन। इस धन को कहीं ना कहीं पर क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा, खर्च। यह धनमा होगा कहां पर, खर्च। तो या तो संघ में खर्च होगा या तो
राज्य में खर्च होगा, दुइया जगह होगा। यह धन कहाँ खर्च होगा? या तो संघ में खर्च होगा या तो राज्य में। भैया बाबू यह बताए ना कि जब संघ में खर्च होगा और राज्य में खर्च होगा तो पहले इसका किया जाएगा लेखांकन यानी ऑडिट, अकाउंटिंग, फिर इसके बाद उसका जांच की जाएगी लेखा परीक्षण जिसे कहते हैं ऑडिटिंग। आज जब संघ में खर्च किया जाएगा तो उसका अकाउंटिंग करने के लिए 1976 ईस्वी के बाद बनाया गया एक तो अलग से CGA। पहले कौन करता था? CAG कहता था, कैग, लेकिन 1976 ईस्वी के बाद बना दिया गया CGA। संघ के लिए लेखांकन का कार्य यानी अकाउंटिंग का कार्य, संघ के लिए अकाउंटिंग का कार्य कौन करता है? CGA। लेकिन राज्य के लिए अकाउंटिंग का कार्य कौन करता है? कैग करता है, CAG। लेकिन संघ और राज्य दोनों के लिए लेखा परीक्षण का कार्य कौन करता है? तो आपका CAG करता है। कौन करता है? कैग। निधि से निकाले गए धन, कोई भी निधि हो जाएगी, संचित निधि से धन निकालिए, आकस्मिक निधि से धन निकालिए या लोक निधि से धन निकालिए, इन तीनों निधि से धन निकाला जाएगा धन। इस धन को किया जाएगा खर्च, और जब खर्च किया जाएगा तो इसकी होगी जांच कब होगी? धन खर्च हो जाएगा तब। अच्छा 200 रुपया दे देनी, कहाँ खर्च कैले? खर्च यहाँ कैले क रुपया का। अब जाके कह देबा घरवा कि हम 5 रुपया का खा गई है का माटी का पानी, यह कोई उल्टा पुल्टा बतैबा कि यह माटी का पानी कैसन होला रे 5 रुपया। तो वह चेक करने के लिए बैठा है एगो चच्चा, उस चच्चा का नाम है कैग। आई चच्चा तीनों निधि से निकाले गए धन की क्या करता है? जांच। यह जो जांच करता है यह सब उसका हो जाता है कार्य। यही सब इसका क्या हो जाता है? कार्य और शक्ति। अब तक जो पढ़े हैं यह कैग के कार्य एवं शक्तियां थी, ठीक है। अभी ऐसे नहीं समझ में आया तो कैग की कार्य एवं शक्ति को मैं एक एक करके लिख सकता हूं। तो स्क्रीनशॉट बनाइए, लिखने के लिए मैं तैयार हूं, लिखूंगा, जल्दी करिए। आइए, हो गया? स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे तो कैग की शक्ति एवं कार्य को लिख देता हूं, बारी बारी से ध्यान दीजिए। कैग की शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत क्या आएगा? पहला वाला आपका मिलेगा कैग के शक्ति एवं कार्य में। पहला वाला कि संघ एवं राज्य में खर्च किए गए धन की सम परीक्षा करना। क्या करना? सम परीक्षा करना। या तो आप उस धन को संघ में खर्च करिए या तो राज्य में खर्च करिए, इसकी जांच कौन करेगा? तो इसकी जांच करेगा आपका CAG। अब धन क्यों करेगा, इसकी जांच क्यों करेगा? तो दूसरा वाला कि खर्च किया गया धन, अगला वाला है कि खर्च किया गया धन विधि के अनुसार व्यय हुआ है कि नहीं? विधि के अनुसार। किसके अनुसार? विधि के अनुसार व्यय यानी खर्च हुआ है कि नहीं? व्यय हुआ है कि नहीं, इस कारण वह जांच करेगा। काहे जांच करेगा? तो दूसर का बताया हूं, पहला बताया हूं कि जांच करेगा, दूसर का बताया कि काहे जांच करेगा? तो विधि के अनुसार वो धन खर्च हुआ है कि नहीं, इस कारण जांच करेगा। और कुछ काम करता है क्या? तो बता दिया हूं
कि तीनों निधि से निकाले हुए गए धन, तीनों निधि से, देखिए तीनों निधि से निकाले गए धन की समपरीक्षा करता है, ये काहे करता है जानते हैं? कि जो धनवा तुम निकाले हो वो सही खर्च किए हो कि नहीं, इसीलिए करता है। हमके तू पैसा ले ले ठीक हो, लेकिन जहां खर्च करके वही जगह खर्च कर। अब सुनिए, जो तीनों निधि है, यह निधि जो है आपकी कितनी? 3। ये तीनों निधिया को निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा। एगो बैठी है हमारी बड़की दीदिया, उस दीदिया का नाम क्या है? संसद। इस संसद में हमको प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, और जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब उस तीनों निधि से या किसी भी एक निधि से निकालेंगे हम क्या? धन। आई धनवा को हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो बबुआ इतना आसान है का तीनों निधि से पैसा निकालना? नहीं, संसद के पास जाने के बाद निकलेगा। कितनो बरियार तू रहा तो के संसद के पास भैया जाए के पड़ी। अगला वाला, यह भारत में अनेक सरकारी कंपनियां हैं और ये क्या करता है? यह कहेगा और क्या करता है? तो भारत की सभी सरकारी कंपनी के खातों की जांच करता है, भारत के सभी सरकारी कंपनी के खातों की जांच करता है। खातों की जांच करने का तात्पर्य यह है कि यह जो जांच करता है हमेशा जांच करेगा कि आपने सरकारी काम सही से किया है कि नहीं। अब सुनिए, इससे नहीं हुआ तो और ही इसको काम दिया गया है। और काम क्या दिया गया है? कि संघ और राज्य के सभी धन और राजस्व की जांच करता है। संघ और राज्य के सभी धन और राजस्व की जांच करता है। अच्छा, ये जो जांच करता है अपने मन से वैसे ही थोड़ा कर देता है। किस तरह से जांच करता है? तो जांच विधि के अनुसार करता है। किसके अनुसार? विधि के अनुसार करता है। अरे भैया, जब इतना तो कर लिया, अब करने के बाद अपना तैयार करेगा क्या? रिपोर्ट। क्या तैयार करेगा? रिपोर्ट। इसी को कहते हैं प्रतिवेदन। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। क्या तैयार करेगा? रिपोर्ट। इसी को क्या कहेंगे? प्रतिवेदन। अब बात आगे बढ़ेगी कि अब जांच को किसके सामने प्रस्तुत करेगा? ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी करिए मेरे भैया, आगे देखते हैं। हो गया? स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे तो मिटा रहा हूं और अब प्रतिवेदन के बारे में बताता हूं। यह रिपोर्ट जब तैयार कर लेता है तब किसके पास लेकर जाता है? देख लीजिए, आइए देखते हैं। अब इसके प्रतिवेदन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त? प्रतिवेदन की बात। किसकी बात होने वाली है? प्रतिवेदन। इसी को कहते हैं रिपोर्ट। इसी को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? रिपोर्ट कहते हैं या प्रतिवेदन कहते हैं। देखिए, जब ये प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार कर लेता है, इसकी चर्चा किसमें मिलेगा? आर्टिकल नंबर 151, अनुच्छेद नंबर 151 में इसका वर्णन मिलेगा। जब यह प्रतिवेदन तैयार कर लेता है, ठीक है, जब यह प्रतिवेदन तैयार कर लेता है तो ये हमको बताइए, धन कहां पर खर्च हुआ था? 2 जगह।
एक बार संघ में खर्च हुआ था, एक बार राज्य में भी खर्च हुआ था। तो पहला बात देखते हैं कि संघ में भी धन खर्च हुआ था और राज्य में भी खर्च तैयार हुआ था। अब ये रिपोर्ट कर लिया है तैयार, रिपोर्ट का कर लिया है, मेरा कैग तैयार कर लिया है। अब कैग ये प्रस्तुत कहाँ करेगा, तो ये देखिए संघ में जो बैठता है सबसे बड़का मुखिया, उसका नाम है राष्ट्रपति। उसका नाम क्या है दोस्त, राष्ट्रपति। तो संघ में अपने प्रतिवेदन को यह कहां पर प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति के पास करेगा। लेकिन राज्य में कहां पर करेगा, तो राज्य में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करता है। किसके पास प्रस्तुत करता है, राज्यपाल के पास। जब यह प्रतिवेदन अपना राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास प्रस्तुत कर लेगा, तब यह क्या की जाएगी, तब यह वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा संसद में। कहां पर प्रस्तुत करेगा, संसद में, क्योंकि संसद ही हमारी विधायिका है। और ये हरियाणा राज्य के लिए विधायिका का काम कौन कर रही है, विधानसभा, विधानमंडल में करेगा। काहे कि विधानमंडल में, कहां पर प्रस्तुत करेगा, विधानमंडल में। अब ये विधानमंडल में कर दिया प्रस्तुत। अब विधानमंडल में बैठे हैं सभी सांसद, वहां पर विधानमंडल में बैठे हैं विधायक, यहां पर क्या बैठे हैं, आपके सांसद। इन सब के सामने की जाएगा प्रस्तुत। आई सांसदवा बने रहेंगे मंत्री। अब मंत्रिया तक किए रहेंगे घोटाला, उनकी होगी हुचुक पुचुक। काम गड़बड़ा गया कि कैगवा कहां से ला दिया ये सब ढूंढ के। यहां से करने के बाद ये दोनों रिपोर्टवा को उठाकर लेकर जाएगा राष्ट्रपतिया किसके पास, राष्ट्रपति यहां भी आ गया, वहां पर राज्यपाल प्रस्तुत कर लिया। यहां पर प्रस्तुत करने के बाद फिर विधानमंडल वाला लेकर चले आते हैं, संसद वाला भी और विधानमंडल वाला भी। एक समिति बनाई गई है, उस समिति के पास, उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। उस समिति का नाम क्या है, लोक लेखा समिति। आई जो लोक लेखा समिति है ना, ये लोक लेखा समिति के पास आ जाएगा ये रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन। दोनों रिपोर्टवा को पहले सीएजी, कौन, सीएजी, आपका सीएजी प्रस्तुत कहां पर करेगा, संघ में प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति के पास और राज्य में प्रस्तुत करेगा राज्यपाल के पास। जब राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करेगा तो राष्ट्रपति किसके पास भेजेगा, संसद के। लेकिन राज्यपाल किसके पास भेजेगा, विधानमंडल। अब विधानमंडल में भी मंत्री, यहाँ भी मंत्री, दोनों ससुरा किए हैं घोटाला। और जब घोटाला किए हैं ना, तो इसका जांच करने के लिए भेजा जाएगा लोक लेखा समिति के पास। और ये आप लोग जानते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है, 22। कितने सदस्य होते हैं, 22। ये दोनों सदस्य आते कहां से हैं, तो सदस्य इसके आते हैं कुछ लोकसभा से आते हैं। कहां से आते हैं, लोकसभा से भी आते हैं और कहां से आते हैं, राज्यसभा से। कहां से आते हैं, लोकसभा से भी आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं। और लोकसभा से आते हैं तो उनकी संख्या रहती है 15। उनकी संख्या कितनी रहती है, 15। और राज्यसभा से जो आते हैं उनकी संख्या होती है 7। अब 15 7 22, 15 7 22। अब ये 22 सदस्य एकदम उल्लू रहते हैं भाई, का कहीं नेता नगारी कैसा नहीं है। नेता नगारी रहने का मतलब ही है कि कोनो सुर्ती बनावे वाला, कोनो कुछ करे वाला जाके बन जाता नेता। एक से एक आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी उसके बनेंगे पीए, वो बेचारा सो परेशान रहते हैं। तो अब ये हमको बताइए, ये जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति के पास आया है का प्रतिवेदन, ये प्रतिवेदन की करेगी जांच। और जब इसको समझ में नहीं आएगा तब कैग को यह क्या कर सकती है, बुला सकती है। अब कैग इसकी क्या करेगा, सहायता। कैग इसकी क्या करेगा, सहायता। और सहायता कौन करता है, मित्र ही आपका सहायता करता है। तो नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा कि कैग, कौन, कैग, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पीएसी, सीएजी
पीएसी, पीएसी का मतलब होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। कैग पीएसी का मित्र होता है, दार्शनिक होता है और मार्गदर्शक होता है। मित्र होता है, दार्शनिक होता है और मार्गदर्शक होता है। प्रश्न यहीं से बनेगा कि जो कैग होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। अब यहां से ई रिपोर्टवा प्रस्तुत होकर जब सही हो जाएगी बतिया, तो फिर किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास जाएगी। तब दबेरेगा राष्ट्रपति एकदम दबेर के, तब एकदम खतरनाक तरीके से क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। हो गया। तब यहां से प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया जाता है? कैगवा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कब करेगा? तो वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत करेगा। कब? वित्तीय वर्ष के अंत में। किसके अंत में? वित्तीय वर्ष के अंत में कैग अपनी प्रतिवेदन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। हो गया। चलिए, अब यहां तक हो गया, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कि लास्ट में कुछ कैग से जुड़े हुए तथ्य देखेंगे। लेकिन जो आपके कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कितने प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट बनाइए। रिपोर्ट या प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है उसको देख लेते हैं। कैग के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो कैग के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन, सुनिए, कैग के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला वाला बनेगा आपका विनियोग लेखाओं पर, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, या इसी प्रतिवेदन को किस नाम से जाना जाता है? रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला वाला क्या बनता है? दूसरा वाला। तो दूसरा वाला आपको मिलेगा और तीसरा वाला, इन तीनों का क्या मिलेगा? वित्तीय लेखाओं पर। किस पर? वित्तीय लेखाओं पर प्रस्तुत किया गया, वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। तीसरा वाला आपको मिलेगा सरकारी उपक्रम लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन या रिपोर्ट या प्रतिवेदन। देखिए, आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट या प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है? रिपोर्ट या प्रतिवेदन के प्रकार। तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 आपके सामने प्रस्तुत है। अब कुछ कैग से जुड़ा हुआ तथ्य देख लेते हैं। तो कैग से जुड़ा हुआ जो तथ्य होता है, ध्यान से सुनिएगा, कैग से जुड़ा हुआ जो तथ्य होता है उसको लिख लीजिएगा कि कैग के पास, नोट नंबर 1, कि कैग CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऐसे नहीं लिखा जाएगा CAG, सब बड़ा में रहेगा, बस मैं अच्छा लगने के लिए लिख दिया हूं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा CAG। कैग के पास दीवानी न्यायालय, कैग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है,
कैग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा बात, यह भी लिखे तो फिर लिखिए, जो कैग होता है सेवानिवृत्त होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं बैठेगा, किसी सरकारी पद पर नहीं बैठेगा, किसी सरकारी पद पर नहीं बैठेगा, यानी किसी सरकारी पद पर कार्य नहीं करेगा। कैग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है और सेवानिवृत्त होने के बाद उसे हटाए और किसी अन्य पद पर नहीं बिठाया जाएगा। अगला वाला लिखिएगा कि जो कैग होता है सेवा जब कर रहा हो, यानी कार्यकाल के समय अलाभकारी परिवर्तन कार्यकाल के समय अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। किसके साथ? कैग के साथ नहीं किए जाएंगे। जो कार्यकाल हो रहा हो, यानी जब कैग अपने पद पर बैठा हो उस समय, कार्यकाल के समय अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहा। आशा करता हूं कि इससे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जितना भी प्रश्न आएगा आप लोग कर निकल जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। हमको जाने की आज्ञा दीजिए दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले दिन।